नमस्कार। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है। क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या फिर एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि कैसे इस फिल्म में सच और झूठ को मिलाकर एक ऐसी कहानी बनाई गई है जिसका असली मकसद कुछ और ही हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा विश्लेषण इसी एक बहुत ही पावरफुल दावे से शुरू होता है कि ये फिल्म कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी है, बल्कि ये बीजेपी की सबसे महंगी चुनावी एडवर्टाइजमेंट है। यही वो आरोप है जिस पर यह पूरी की पूरी पड़ताल आधारित है। तो आज हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे ये फिल्म एक विज्ञापन की तरह काम करती है। फिर विदेशी साजिश के दावों की सच्चाई जानेंगे। उसके बाद नोटबंदी की हकीकत को खंगालेंगे, सच्ची घटनाओं को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया ये देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे गैसलाइटिंग की, जो एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये फिल्म कम और प्रचार ज्यादा क्यों लगती है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है एक छोटे से कानूनी डिस्क्लेमर का, जिसे लोगों की सोच बदलने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो होता क्या है कि हर फिल्म की शुरुआत में ये डिस्क्लेमर तो आता ही है, लेकिन यहाँ पर ये एक तरह का कानूनी चीट कोड बन जाता है। इसके सहारे फिल्म बनाने वाले असली फुटेज, असली नाम, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कह देते हैं कि सब कुछ काल्पनिक है। अब इससे होता यह है कि देखने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सच क्या है और फिक्शन क्या। फिल्म एक और बहुत ही स्मार्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं इमोशनल प्राइमिंग। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि फिल्म की शुरुआत एक ऐसे इमोशनल सीन से होती है जिसका मेन कहानी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देखने वालों के मन में एक मजबूत भावना पैदा हो जाए और वो बाद में आने वाले पॉलिटिकल मैसेज को आसानी से मान ले। चलिए अब आते हैं फिल्म के एक और बड़े दावे पर, विदेशी साजिश की थ्योरी। फिल्म का दावा है कि कुछ विदेशी ताकतें सरकार को गिराने की फिराक में थीं। फिल्म की कहानी यह है कि पाकिस्तान की आईएसआई और अमेरिका दोनों मिलकर भारत में एनजीओज, मीडिया और यूनिवर्सिटीज को पैसे दे रहे थे। क्यों? ताकि 2014 के चुनाव में मोदी जीत ना पाएं। सुनने में यह दावा बिल्कुल उन मैसेजेस जैसा लगता है जो व्हाट्सएप पर आते रहते हैं, लेकिन जब हम असल घटनाओं की टाइमलाइन देखते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले अमेरिकी एम्बेसडर ने मोदी से मुलाकात की थी। चुनाव जीतते ही प्रेसिडेंट ओबामा ने फोन करके बधाई दी। और तो और 2018 में पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ ने खुद कहा था कि आईएसआई तो असल में मोदी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। ये तो फिल्म के दावे से बिल्कुल उल्टा है। और सुनिए, विदेशी फंडिंग की कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है जो फिल्म आपको कभी नहीं दिखाएगी। विश्लेषण ये बताता है कि असल में तो कई अमेरिकी संगठनों ने संघ परिवार से जुड़े ग्रुप्स को लाखों करोड़ों डॉलर भेजे थे। मतलब कहानी फिल्म के दावे से बिल्कुल उल्टी है। अब आते हैं फिल्म के शायद सबसे बड़े मुद्दे पर, नोटबंदी। फिल्म इसे ऐसे दिखाती है जैसे ये देश की सुरक्षा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन आइए जरा देखते हैं कि असल आंकड़े क्या कहते हैं। फिल्म का लॉजिक है कि नोटबंदी इसलिए की गई ताकि पाकिस्तान से आ रही 60,000 करोड़ रुपए की फेक करेंसी को रोका जा सके। लेकिन आरबीआई के अपने खुद के आंकड़े बताते हैं कि उस पूरे साल में सिर्फ 43 करोड़ रुपए की फेक करेंसी पकड़ी गई थी। 60,000 करोड़ और 43 करोड़, जमीन आसमान का फर्क है ना। और फिर आता है आरबीआई का ये आंकड़ा, 99.3%। नोटबंदी में बंद हुए 99.3% नोट वापस बैंकों में आ गए थे। तो सवाल तो सीधा सा है, अगर लगभग सारा का सारा पैसा वापस सिस्टम में आ ही गया तो फिर कालाधन आखिर गया कहां? नोटबंदी का असर वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। कई आर्थिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि इससे इकोनॉमी की रफ्तार काफी धीमी हो गई। और सबसे दुखद बात यह है कि बैंकों और एटीएम की लाइनों में लगकर 80 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये वो मानवीय कीमत है जिसे फिल्म बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देती है। देखिए, किसी भी विज्ञापन में जो दिखाया जाता है ना, वो उतना ही जरूरी होता है जितना कि जो छिपाया जाता है। अब हम इसी पर बात करेंगे कि फिल्म अपनी कहानी को सही साबित करने के लिए इतिहास की कौन-कौन सी जरूरी बातें छिपा लेती है। फिल्म पाकिस्तान के साथ रिश्तों की एक बहुत ही सीधी सपाट तस्वीर दिखाती है, लेकिन कुछ ऐसी जरूरी बातें छिपा लेती हैं जो पूरी कहानी ही बदल देती हैं। जैसे कि फिल्म 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के अचानक पाकिस्तान जाने का जिक्र तक नहीं करती, और न ही ये बताती है कि उसके ठीक 8 दिन बाद पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था। इसी तरह यह भी नहीं बताया जाता कि पुलवामा हमले से पहले 11 बार इंटेलिजेंस वार्निंग मिली थी।
इन बातों को हटाने से कहानी का मतलब ही बदल जाता है। और ये वाला उदाहरण तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। फिल्म में अतीक अहमद की हत्या को कैसे दिखाया गया है, एक सफल, शानदार इंटेलिजेंस ऑपरेशन। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि ये पुलिस की कस्टडी में लाइव टीवी पर हुई एक हत्या थी, जो कि स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा फेलियर था। फिल्म एक फेलियर को सक्सेस बनाकर दिखा देती है। और ये सारी बातें ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट पर ले आती हैं। फिल्म सिर्फ सच को तोड़ मड़ोड़ नहीं रही है, वो एक बेहद पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल का इस्तेमाल कर रही है, जिसे कहते हैं गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का सीधा सा मतलब है जब कोई आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करे कि जो आपने अपनी आंखों से देखा है, जो महसूस किया है, वो असल में गलत था। आपकी ही याददाश्त पर, आपकी ही समझ पर सवाल उठा देना। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। फिल्म उन घटनाओं की बात कर रही है जिन्हें हम सब ने जिया है, नोटबंदी की लाइनें, पुलवामा की खबरें, लेकिन फिल्म कह रही है कि जो आपको याद है वो गलत है, असली कहानी तो कुछ और ही थी। और जब ये चीज़ बड़े पर्दे पर लाखों लोगों के साथ की जाती है तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती, ये एक हथियार बन जाती है। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जब सिनेमा हमारी जी हुई सच्चाई को ही बदलने की कोशिश करने लगे, तो फिर मनोरंजन और प्रोपेगेंडा के बीच की लाइन कहाँ बचती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।